नमस्कार नमस्कार। स्वागत है सेशन में आप सभी का। इज दी ऑडियो वीडियो फाइन? गुड इवनिंग प्रतीक, हाय दीपा, स्वागत स्वागत। हाय लीना, ओके ओके ओके, ठीक 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 ठीक। तो अपने को अब क्या देखना है? अपने को यहाँ पे आई थिंक विल्सन साइकिल पे हमें आपको नोट्स देने थे। कल ओरिजिन ऑफ द अर्थ क्रस्ट पे हम लोग ने बात कर ली थी। अर्थ क्रस्ट पे हम लोग ने देख लिया था किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है। कि पहले थिन लेयर है, मेटोराइट, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इम्पैक्ट हुआ, कन्वेक्टिव सेल्स का सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया, वॉल्केनिज्म हुआ, डेंस लेयर ऊपर आई, उसके बाद वही टूटती गई, फिर नहीं बनती गई, टूटती गई, फिर नहीं बनती गई, बसाल्टिक लेयर ऊपर आ गई, वो आ गई, उसके बाद बसाल्टिक फिर कन्वर्ट हुई आपकी एंडेसाइटिक में, एंडेसाइटिक में कन्वर्ट होने के बाद थोड़ी और वो हार्डन हो गई, जिससे आपके पहले माइक्रो कॉन्टिनेंट्स आ गए थे, फिर माइक्रो कॉन्टिनेंट्स के बनने के बाद और सुपर कॉन्टिनेंट बना था। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू चल रही है, ढेर सारे माइक्रो कॉन्टिनेंट्स एक हो जाते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट बना लेते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेकअप हो जाता है। तो ये प्रक्रिया बहुत टाइम से चल रही है, राइट। ये हम लोग ने अभी तक कल लेक्चर में देख लिया था, नोट्स मैंने आप लोग को दे दिए थे। हाय कल्पना, नमस्कार। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग विल्सन साइकिल। विल्सन साइकिल जैसे ही खत्म हो जाएगी, थोड़ी देर में हो जाएगा, इसके बाद हम आप लोग को ले जाएंगे साइकिल ऑफ इरोजन्स पे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइकिल ऑफ इरोजन्स, उस पे हम बात करेंगे। सो ऐसे ही हिसाब किताब अपना चलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। नए पेज पे हेडिंग डालिए, विल्सन साइकिल्स। शेयरिंग माय स्क्रीन। हाय अपर्णा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नहीं ठीक है, एयर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सा ऑटो करेक्ट, टाइपिंग, टाइपो, एरर। चलिए विल्सन साइकिल। सर को सिट हो जाता है, कहीं शिट ना हो जाए, हम तो यही घबराते रहते हैं। सर को सिट हो जाता है। चलिए विल्सन साइकिल, विल्सन साइकिल। इट्स अ पार्ट ऑफ इट्स अ पार्ट ऑफ टेक्टोनिक थ्योरी। पार्ट ऑफ टेक्टोनिक थ्योरी। सो पहले एक पैराग्राफ लिख लो, उसके बाद इसमें स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस हैं। वो जब पूरी आप एक स्टेज समझ जाओ, मतलब पूरा जब 8वां स्टेज आप समझ जाओगे, देन यू विल बेटर अप्रिशिएट द टेक्टोनिक थ्योरी। सो क्रस्ट ऑफ द अर्थ, crust of the earth goes through the cycle of repeated formation and destruction. Crust, ध्यान रखिएगा, crust of the earth goes through the cycle of repeated formation and destruction that gradually that gradually adds to the size of continents, adds to the size of continents। अब यही अपने को देखना है कैसे, अब यही अपने को देखना है। तो बस एक एक लाइन में एक एक स्टेज होती जाएगी अपनी। स्टेज 1, एम्ब्रायो स्टेज। एम्ब्रायो स्टेज, इसमें क्या है, कुछ नहीं, ऐसे बना लो। ये हमारा कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर क्रेटॉन है, कोर है, कोर, कोर। ये मैंने आप लोग को बताया था ना कोर के बारे में, कि यहाँ पे ग्रेनाइटिक फॉर्मेशन अंदर ही अंदर कूल्ड अप हो जाता है,
बैथोलिथ मैंने शायद बोला होगा, ये मैंने बताया होगा। एंडेसाइटिक और ये सब जो हम समझा रहे थे तो आपको बताया होगा। ओके ठीक है, ठीक ठीक। सो ये वही है कोर, इसको बोलते हैं क्रेटॉन। इट इज कॉल्ड क्रेटॉन। हाँ हाँ हाँ, ये वही है, इट इज कॉल्ड क्रेटॉन। क्रेटॉन। नेक्स्ट स्टेज, स्टेज टू। अभी तक सब ठीक ठाक है, कॉन्टिनेंट है, उसका कोर है क्रेटॉन। ठीक है, सेकंड स्टेज में क्या हो गया, नीचे कनेक्टिव सेल्स चल रहे हैं। सेकंड स्टेज इज कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग। कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग। कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग की अगर बात करी जाए, यहाँ पे क्या होगा, अब ये एक्सपैंड होगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये कॉन्टिनेंट स्ट्रेच हुआ है। सो कॉन्टिनेंटल स्ट्रेचिंग एंड रिफ्टिंग। कॉन्टिनेंटल स्ट्रेचिंग एंड रिफ्टिंग। थर्ड पार्ट। कॉन्टिनेंटल स्प्लिट। कॉन्टिनेंटल स्प्लिट। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो कॉन्टिनेंट स्ट्रेच कर रहा है, अब ये थिन होते 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 हट जाएगा। एक पार्ट इधर, तो बीच में क्या आ जाएगा, ऐसा आप लोग पहले देख चुके हो। बीच में यहाँ पे निसेंट ओशियन आ जाएगा। ये जो है बसाल्टिक जमा हो जाएगी यहाँ पे, नेसेंट ओशियन डेवलप हो जाएगा। ये मैंने आप लोग को तब पढ़ाया था जब डाइवर्जिंग लिम्स कॉन्टिनेंट के नीचे थी, तब ऐसे ही फिनोमेना हुआ था। तो एक कॉन्टिनेंट इधर, एक कॉन्टिनेंट इधर, बीच में एक ओशन डेवलप हो रहा है। तो ये डेवलप हो रहा है इसलिए नेसेंट ओशन है। अभी जब ये डेवलप हो जाएगा स्टेज 4 में, ओशन का डेवलपमेंट का क्या मतलब है, प्रॉपर ओशनिक रिलीफ फीचर्स और मिड ओशनिक रिज प्रॉपर आ जाएंगे वहां पे, तो ओशन फॉर्मेशन अब होगा। ओशन फॉर्मेशन अब होगा। यहाँ पे कॉन्टिनेंट हो गया, ये आपका मिड ओशनिक रिज है। डेवलप हो गया उसके बीच में प्रॉपर ओशन। प्रॉपर ओशन विद मिड ओशनिक रिज, ओशन फॉर्मेशन हो गया। ये हो गया, ठीक है सर, सब सही चल रहा है। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो कॉन्टिनेंट है ना, ये जो कॉन्टिनेंट है, स्टेज 5 में देखना, यहाँ तक हम लोग ने बात कर ली थी पहले। यहाँ तक हम लोग ने बात करके छोड़ दिया था। अब देखो ये आगे जा रहा है कुछ। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कॉन्टिनेंट है इसका इरोजन हो रहा है। कॉन्टिनेंट का इरोजन हो रहा है, कई तरीकों से हो सकता है। तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए दोनों साइड। यहाँ पे भी सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए, इरोजन होने की वजह से सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए। ये तो अपना है ही है, बसाल्टिक ओशन फ्लोर।
तो यहाँ पे ये कौन सी स्टेज है? स्टेज ऑफ कॉन्टिनेंटल इरोजन एंड सेडिमेंटेशन। तो ये क्या है? सेडिमेंटेशन अलोंग द मार्जिन्स, सेडिमेंटेशन अलोंग द मार्जिन्स। तो दोस्तों ये जब मार्जिन के अलोंग सेडिमेंटेशन हो जाएगा, जब ऐसा होगा, नीचे ये डाइवर्जिंग लिम है, तो यहाँ पे एक तरीके की इंस्टेबिलिटी जनरेट हो जाएगी। एक्स्ट्रा वो आ गया ना इस पे लोड, एक्स्ट्रा लोड आने के कारण यहाँ पे इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। इंस्टेबिलिटी, इट विल क्रिएट इंस्टेबिलिटी। ये जब इंस्टेबिलिटी यहाँ पे आएगी तो ये धस जाएगा, सबडक्ट कर जाएगा। तो स्टेज 6 ओशनिक सबडक्शन, ओशनिक सबडक्शन, इसमें क्या होगा? तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि अब दोनों एक साथ नहीं सबडक्ट कराएंगे, एक तरफ की कराएंगे। तो मान लो आप करा लेते हैं राइट की, कोई भी करा सकते हो, कोई वो नहीं है, राइट की सबडक्ट कराते हैं। ये यहाँ पे अपना कॉन्टिनेंट रहा, कॉन्टिनेंट रहा। तो यहाँ पे क्या है, ये सबडक्ट होगी, फिर आपको सीन पता है, सीन पता है, यहाँ पे मेल्टिंग होगी और ये सब आएगा, फॉर्मेशन होगा फोल्ड माउंटेन का, वॉल्केनिक पीक्स आएंगी, यहाँ क्रिशनरी प्रिज्म आएगा, ये सब आप जानते हो। इधर प्लेट है, इधर प्लेट, ओसी टाइप का यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? सबडक्शन, सबडक्शन, ओशनिक सबडक्शन, दिस इज एसोसिएटेड विद फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे एंड वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिज्म। ये 6th स्टेज हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है। स्टेज 7 में क्या होगा? स्टेज 7 में क्या होगा? अभी राइट वाला नीचे कराया था, अब लेफ्ट वाला भी नीचे कराते हैं, लेफ्ट वाला भी नीचे कराते हैं। यहाँ पे तो फोल्ड माउंटेन और वॉल्केनिक पीक्स वगैरह बन गई हैं, यहाँ पे एक्रीशनरी प्रिज्म जमा हो रखा है, डाइवर्जिंग लिम्ब है। यहाँ पे भी यही सीन होगा, सेम एज इट इज जो यहाँ हुआ, एक्रीशनरी प्रिज्म आ जाएगा, फोल्ड माउंटेन्स आ जाएंगे, वॉल्केनिक पीक आ जाएगी, ये मेल्ट होके ऊपर जाएगा। तो स्टेज 7 में भी कुछ ऐसे ही हो गया, सबडक्शन ऑन द अदर एंड, ओशनिक सबडक्शन on the other margin, on the other margin। स्टेज 7 हो गया। फिर फाइनली क्या होगा? फाइनली स्टेज 8 में क्या होगा? ये इनके अंदर की जो ओशनिक प्लेट है वो खत्म हो जाएगी, अब ये आपस में भिड़ने लगेंगे। तो इसके पास यहाँ पे फोल्ड माउंटेन और वॉल्केनिक पीक्स और एक्रेशनरी प्रिज्म, इसके पास फोल्ड माउंटेन, वॉल्केनिक पीक और एक्रेशनरी प्रिज्म। ठीक है, इसके नीचे ये चला गया है ओशनिक प्लेट। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट नहीं बना लेंगे, कॉन्टिनेंट फ्यूजन।
एंड फॉर्मेशन ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट। कैसे फ्यूज हुआ, पूरी प्रक्रिया इसने समझा दी। एक माइक्रो कॉन्टिनेंट को उठाया इसने, कैसे वो एक्सपैंड हुआ और बड़ा हो गया, ये विल्सन साइकिल समझाती है। अब आप लोग को एक चीज समझ में आ रही है, यही सुपर कॉन्टिनेंट नीचे डाइवर्जिंग लिम्ब में फिर टूट जाएगा, फिर टूटेगा ये, क्योंकि डाइवर्जिंग लिम्ब में ना फिर से वही प्रक्रिया चालू हो सकती है जो स्टेज 1 में थी, एम्ब्रायो वाली, क्योंकि इसके नीचे डाइवर्जिंग लिम्ब है ना। तो ये इसीलिए इसको साइकिल बोलते हैं। तो नोट करके लिखें, नोट करके लिखें। अकॉर्डिंग टू विल्सन साइकिल, according to Wilson cycle, collision of continents will create larger continents. Larger continents मतलब super continent, and super continents will eventually become part of the next Wilson cycle. Next Wilson cycle. हो जाए तो बताइएगा। तो एक बार देख लो जो आप लोगों ने बनाया है। स्टेज 1 स्टेज 8 दोनों डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आप लोग इस चीज को मतलब ध्यान देना, स्टेज 1 और स्टेज 8 दोनों अलग अलग बातें हैं। एक बार ऊपर से पूरा स्टेज 1 से एक बार देख लो सब लोग, चीजें समझ में आ रही हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे, नेक्स्ट पेज से शुरू करिए। जियोमॉर्फिक फोर्सेस एंड मॉडल्स ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। साइकिल ऑफ इरोजन इसी में हम पढ़ाएंगे। ओके, तो जियोमॉर्फिक फोर्सेस आपने सुना होगा, जियोमॉर्फिक फोर्सेस। ये दो तरीके के हो सकते हैं, एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक, एंडोजेनेटिक की अगर बात करी जाए, इंटरनल फोर्सेस हैं। इंटरनल फोर्सेस टेक्टोनिक फैक्टर्स के थ्रू जनरेट हो सकते हैं, ये आइसोस्टेसी के थ्रू जनरेट हो सकते हैं। आइसोस्टेसी, आप लोग जानते हो आइसोस्टेसी क्या होती है। अर्थक्वेक आता है तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस है। वॉल्केनिज्म एक तरीके का एंडोजेनेटिक फोर्स। प्लेट मूवमेंट्स, कोई भी प्लेट मूवमेंट्स हो तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस उत्तरदायी होते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक्सोजेनेटिक या एक्सोजेनिक दोनों एक ही बातें हैं।
एक्सोजेनेटिक बोलो या एक्सोजेनिक बोलो, दोनों बातें एक ही हैं। सो एक्सोजेनिक की अगर बात करी जाए, इट इज मोर रिलेटेड टू, it is more related to denudation processes, denudation processes। इसमें इरोजन एंड डिपोजिशन दोनों की बात हो रही है, इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ एजेंट्स ऑफ इरोजन, of agents of erosion। It is mostly related to, it is mostly related to atmospheric processes, atmospheric processes। विंड का चलना, बारिश होना, ग्लेशियर, ये सब। रिवर्स, विंड्स, ग्लेशियर्स, वेव्स, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, ये सारे के सारे एजेंट ऑफ डिन्यूडेशन है। इसमें यहाँ एक और लिख लो, ग्रेविटी, ग्रेविटी भी है, ग्रेविटी, क्योंकि लैंडस्लाइड कराती है ग्रेविटी, लैंडस्लाइड्स, सॉइल क्रीप कराती है, सॉइल क्रीप, सॉइल फ्लो कराती है, सॉइल फ्लो। इन सबको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? मास मूवमेंट्स। आई थिंक अन अकेडमी पे मैंने मास मूवमेंट्स पे लेक्चर लिया था, एक ट्राइंगल बना के समझाया था, यहाँ भी पढ़ाएंगे हम मास मूवमेंट्स। सो ये एक छोटा सा स्टार्टिंग मैंने आपको बताया। ये सारा जीसी लियोंग में है, क्या क्या फीचर कौन क्या बनाता है। सबने जीसी लियोंग ले ली ना? जीसी लियोंग में ये सब चीजें हैं, डिपोजिशनल इरोजनल फीचर्स। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, उसमें बहुत अच्छे से, बहुत शॉर्ट में, क्रिस्प मैनर में समझाया हुआ है उसमें। एजेंट ऑफ इरोजन, डिपोजिशन, रिवर, विंड्स, ग्लेशियर, वेव्स, ग्राउंड वाटर, कौन क्या बनाता है, ये सब उसमें है। ओके, नेक्स्ट समझिए। तो फोर्सेस मैंने यहाँ समझा दिए। अब देखिए, आपने सुना होगा फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। ओके ओके ओके, लिख लेना तो बताना। हो गया दीपा? सो हिस्ट्री ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी अगर हम लोग देखें, जियोमॉर्फोलॉजी, जियो मतलब अर्थ, मॉर्फ मतलब फेस, अर्थ का फेस जियोमॉर्फोलॉजी है। अर्थ का फेस ही जियोमॉर्फोलॉजी है। सो हिस्ट्री ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी अगर देखें हम लोग, तो अपने को एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक, ये जो प्रोसेसेस हैं यही पढ़नी होती है। तो शुरुआती दौर पे अगर बात करी जाए जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडीज में, तो पता है सबसे पहले इनमें से क्या स्टडी किया गया होगा? एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस को स्टडी किया गया। एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस, व्हाई? बिकॉज दे आर मोर विजिबल। सबसे ज्यादा यही विजिबल है ना। माउंटेन आपको दिख रहा है, खड़ा हुआ दिख रहा है, रिवर वैली आपको दिख रही है, रिवर वैली आपको दिख रही है, ऐसे ही वाटरफॉल आपको दिख रहा है, मशरूम रॉक आपको दिख रहे हैं। तो कोई भी डिपोजिशनल इरोजनल फीचर ले लो, तो हुआ क्या? सबसे पहले
जोग्राफर्स ने इनको पढ़ना स्टार्ट किया, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को, इनको समझाना शुरू करा. दे वर स्टडीड फर्स्ट. व्हाई? बिकॉज दे वर विजिबल, दिख रहे हैं. फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स किसे बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स. फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म आपके हैं कॉन्टिनेंट और ओशियन, जो जस्ट हम लोग ने अभी इससे पहले पूरा लेक्चर पढ़ा. कॉन्टिनेंट और ओशियन ये सबसे बेसिक फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म है. फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म. सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या होंगे? जब इन पे एंडोजेनेटिक फोर्सेस लगें और इसको मॉडिफाई कर दें. जब एंडोजेनेटिक फोर्सेस, क्योंकि सबसे बेसिक फोर्सेस हैं, सबसे फंडामेंटल फोर्सेस हैं, सबसे फंडामेंटल फोर्सेस हैं. जब ये फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म पे लगते हैं तो क्या बनाते हैं? सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म. सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म. फिर जब ये सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म बन जाते हैं, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म बन जाते हैं, तो इनके इरोजन, इनके डिपोजिशन वगैरह से थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म फीचर्स बनते हैं. तो उस पर लगेगा एक्सोजेनेटिक फोर्सेस. तो जब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस एक्ट करते हैं, इरोजन, डिपोजिशन ये सब हो रहा होता है, काट छाट होने लग जाती है, तो बनते हैं थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म. अब एक एग्जाम्पल देंगे, सब समझ जाओगे. ये है हमारी अर्थ, ये हमारी अर्थ एग्जाम्पल. ये हमारी अर्थ, ये यहाँ पे ओशन है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है. अब यहाँ पे आप एक बात बताइए, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्ट, रिफ्टिंग हो गई, रिफ्टिंग, रिफ्ट, रिफ्ट वैली बन गई. तो ये जो रिफ्ट बनी है, ये क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये क्या है? ये जो रिफ्ट वैली बन गई है, गुड, सेकेंड है ये. सेकेंड. क्यों सेकेंड है? क्योंकि ये अर्थ के अंदर से कोई फोर्स आया, उसके कारण बनी है ये. समझ में आ रहा है? अर्थ के अंदर से कोई फोर्स आया, उसके कारण बनी है. तो ये सेकेंड ऑर्डर है. अब बताओ, वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिज्म हो गया कहीं पे, वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिज्म भी सेकेंड ऑर्डर है. वॉल्केनिज्म भी सेकेंड ऑर्डर है. क्यों? क्योंकि ये भी तो अंदर से फोर्स आया, अंदर से अर्थ के फोर्स आया, ये भी सेकेंड ऑर्डर है. ये भी सेकेंड ऑर्डर है. अंदर से फोर्स आने के कारण ये बन रहा है, ये हो रहा है फिनोमेना, ये फिनोमेना हो रहा है. फिर फिर लावा प्लेटू बन गया, लावा प्लेटू, लावा प्लेटू, लावा प्लेटू. ये भी सेकेंड ऑर्डर है, क्योंकि ये भी अंदर से आने के बाद यहाँ पे जमा हो रहा है. ये भी सेकेंड ऑर्डर में ही हम लोग इसको रखेंगे. इसका जब इरोजन हो जाएगा, तब वो थर्ड ऑर्डर में जाएगा. इसका जब इरोजन वगैरह होगा, इससे कुछ लैंडफॉर्म नया बनेगा, तब हम लोग इसको थर्ड ऑर्डर में डालेंगे. हाँ प्रतीक, कौन समझ रहे हैं? लेकिन इसके इरोजन, इसके डिपोजिशन से हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन इसको इसी में रखेंगे. अब ग्लेशियल इरोजन हो जाएगा, ग्लेशियल इरोजन, ग्लेशियल इरोजन हो जाएगा. हाँ, ये थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर. सो मोटा मोटा आप लोग अब डिफरेंशिएट कर लोगे, मोटा मोटा आप लोग डिफरेंशिएट कर लोगे. इतना सबको समझ में आ गया अभी तक क्या हुआ है? हाँ, ये थर्ड ऑर्डर है, यस, ये थर्ड ऑर्डर है. इतना सबको ठीक ठाक समझ में आ गया ना? चलो अब आगे चलते हैं, अब मेन कंटेंट पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं. सुनिए अब. तो मैंने आप लोग को बताया
लावा प्लेटू कल्पना ऐसे रखेंगे कि सबसे बेसिक है वो, मतलब वो भी अंदर से जो फोर्सेस आ रहे हैं वो उत्तरदायी है उसको बनाने के लिए। अंदर से जो फोर्सेस आ रहे हैं वो उसको बनाई, मतलब बेसिक फंडामेंटल है ये, फंडामेंटल। फंडामेंटल देखो यहाँ कीवर्ड लिखा है फंडामेंटल, स्टार्टिंग में बना है। जब इसका इरोजन और उससे रिलेटेड जो फिर डिपोजिशन होगा वो हम लोग फिर थर्ड उसमें रखेंगे। तो अभी के लिए इसको ऐसे ही समझना है। हाँ, तो अब हम क्या कहने जा रहे हैं, हमने आप लोग को सबसे पहले क्या बताया था, हमने आप लोग को सबसे पहले बताया कि कौन से फोर्सेस, कौन से प्रोसेस को स्टडी किया गया था, एक्सोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक वाई, बिकॉज दे आर मोर विजिबल, वो दिख रहे हैं हमें। तो कई लोगों ने अलग अलग तरीके से स्टडी करी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जनाब हैं जिनका नाम है विलियम मॉरिस डेविस, इन्होंने क्या किया, पहली बार इन्होंने मॉडल दिया। अभी तक तो सब ऐसे ही समझाते रहते, इन्होंने मॉडल दिया कि ये पर्टिकुलर लैंडस्केप कैसे डेवलप हुआ है। लैंडस्केप दोस्तों दो चीजें होती है, एक होता है लैंडस्केप, होता है लैंडफॉर्म। एक होता है लैंडस्केप, एक होता है लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म की अगर बात करी जाए तो इसमें मान लो वन माउंटेन, वन वैली, अलग अलग इंडिविजुअल हम लोग देखते हैं लैंडफॉर्म में। लेकिन जब मैं लैंडस्केप की बात करता हूं तो मैं कंबाइंड फॉर्म में बोलूंगा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ लैंडफॉर्म। समझ में आया? इट इज अ कलेक्शन ऑफ लैंडफॉर्म। जैसे सीनरी नहीं होती, सीनरी उसमें सब कुछ होता है, उसमें सब कुछ होता है, माउंटेन भी होगा, वैली भी होगी, रिवर भी होगा, इरोजनल डिपोजिशन फीचर भी होंगे, सब होगा, वो लैंडस्केप कहलाता है। तो लैंडस्केप इज अ कलेक्शन ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो मैं क्या कह रहा हूं, डेविस पहले शख्स थे जिन्होंने एक मॉडल दिया, एक पैटर्न दिया लैंडस्केप डेवलपमेंट का। तो आपको एक बात बताओ, जो ये मॉडल दे रहे हैं उसमें आपको लगता है कि ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस को इंक्लूड करेंगे? अभी एंडोजेनेटिक फोर्सेस को ये इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उस टाइम पे इतनी जानकारी ही नहीं थी इसके बारे में दोस्तों। अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये सब बाद के फिनोमेना है। मैं बात कर रहा हूँ 1890s की, 1890s की मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे ये सब इतनी जानकारी नहीं थी। इंटरनल फोर्सेस जो हैं अर्थ के, उसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो इन्होंने भी अपनी स्टडी में इंटरनल फोर्सेस को इग्नोर मारा। ये इनका ड्रॉबैक भी बोला जाता है डेविस का। तो डेविस आइडियाज वर एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय टू पीपल। डेविस आइडिया जो था, डेविस डेविस आइडियाज वर इंस्पायर्ड बाय टू पीपल। एक थे डार्विन, एक थे जेम्स हटन। जेम्स हटन। डार्विन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, राइट? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये आ चुकी थी थ्योरी उस टाइम पे। जेम्स हटन का भी एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। इन दोनों के आइडियाज को डेविस ने अपनी थ्योरी को बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इन दोनों का आइडिया से इन्होंने क्या क्या चीजें ली वो मैं आपको बताऊंगा अब आगे। तो अब थोड़ा लिख लो, लिखिए। इट वॉज विलियम मॉरिस डेविस। एक थ्योरी इन्होंने 1890 में दी थी और दूसरी 1910-1912 में। हु ट्राइड गिविंग अ मॉडल पैटर्न। ये मतलब बताना चाह रहे थे आज का जो लैंडस्केप है वो ऐसा क्यों है, कैसे ऐसे बना है, वो ऐसा कैसे बना है। माउंटेन है, रिवर वैलीज है, फिर कहीं कहीं पे कैनियन है, गॉर्ज है, मियांड्रिंग रिवर हो रही है, ऑक्सबो लेक बन रहा है, डेल्टा बन रहा है। ये इन्होंने समझाने की कोशिश करी। सो इट वाज विलियम मॉरिस डेविस
tried giving a model pattern in how landscape develop. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, not much was known about internal forces. उस टाइम पे इतनी ज़्यादा जानकारी इस बारे में नहीं थी. So in most of his theories, in most of his theories, he had almost ignored internal forces. Davis was influenced by the works of Davis was influenced by the works of Darwin and early geomorphologists डार्विन की अगर बात करी जाए, इनकी थ्योरी 1850s में आ गई थी. डार्विन की अगर बात करी जाए, इनकी थ्योरी 1850s में आ गई थी. यही वो इंसान है जिन्होंने आइडिया ऑफ इवोल्यूशन दिया है. ये सब चीज़ें इवॉल्व हुई हैं समय के साथ चीज़ें इवॉल्व हुई हैं. दोस्तों इतना लिख लिया तो एक हल्की सी एक बात बताएं आपको. पहले के टाइम पे क्या था, माना जाता था पृथ्वी कैसे बनी. दो स्कूल ऑफ थॉट थे अर्थ बनने के. अर्थ पे लाइफ का डेवलपमेंट जो हुआ कैसे यहाँ पे हुआ, दो थॉट थे. एक था थियोक्रेटिक व्यू समझते हो, मतलब ईश्वर ने चाहा, यहाँ पे हो गया. यहाँ पे चाहा ईश्वर ने और हो गया. कल्पना कहाँ पे छोड़ा था वो बताओ, तो बाकी हेल्प कर देंगे कितना स्पेस छोड़ना है. तो अर्थ पे लाइफ डेवलपमेंट की अगर बात करी जाए, दो स्कूल ऑफ थॉट थे. एक था थियोक्रेटिक स्कूल, मतलब पादरी वाला जो ईश्वर में विश्वास करता था. इन्होंने क्या कहा, एक झटके में सब कुछ यहाँ पे हो गया, एट द ब्लिंक ऑफ एन आई. ईश्वर ने चाहा और हो गया. मतलब दे रिफ्यूज द प्रोसेस कॉन्सेप्ट. दे refused the process concept. ये प्रोसेस इन्होंने कहा कुछ नहीं होता है, कोई चीज प्रोसेस से नहीं गुजरी है. सब एक टाइम पे हो गया. फिर यहाँ बात करी जाए, दूसरा क्या स्कूल ऑफ थॉट था, साइंटिफिक था, रैशनल था. अभी हम दिखा रहे हैं कल्पना, ठीक है, अभी हम दिखा रहे हैं, उस हिसाब से छोड़ देना. आई थिंक आधा पेज हुआ होगा, आधा ही पेज में हो जाएगा. साइंटिफिक एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था, साइंटिफिक रैशनल थॉट. इसमें डार्विन इसको बिलोंग करते हैं कि नहीं, जीवन ऐसे ही नहीं हो गया है. जीवन जो लाइफ डेवलप हुई है एक प्रोसेस से गुजरी है. इट इज अ स्लो इवोल्यूशन. और एक और इनका जो मेन चीज है, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन. तो इनकी अगर थ्योरीज में देखो तो एक कीवर्ड क्या निकल के आ रहा है कि टाइम जरूरी है. टाइम और इवोल्यूशन, टाइम एंड इवोल्यूशन. तो पता है डार्विन की थ्योरी से डेविस ने क्या लिया, टाइम और इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट डार्विन की थ्योरी से लिया. इतना लिख लेना तो बताना.
ओके, ये देखो कल्पना कहाँ पे छूटा था। ये था फर्स्ट सेकंड ऑर्डर, फिर ये था, ये लिखा है, ये हाफ पेज का राइटअप। ओके, तो डार्विन, डार्विन ने क्या क्या चीजें दी? डार्विन ने प्रोसेस, प्रोसेस, स्लो एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट, स्लो एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट, सेट ऑफ स्टेप्स, सेट ऑफ स्टेप्स मतलब एक एक स्टेजेस से गुजरा है, स्टेजेस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेजेस, टाइम, टाइम फैक्टर एंड इवोल्यूशन फैक्टर, एंड इवोल्यूशन फैक्टर, साइंटिफिक, रैशनल, ये सारी चीजें। हाँ हाँ हाँ, टाइम एंड इवोल्यूशन, यस, टाइम, टाइम। सो डार्विन से ये सारी चीजें डेविस ने उठाई। तो जो माना जा रहा था कि पहाड़ स्टार्टिंग से है, भगवान ने बना दिया है, जो थियोक्रेटिक व्यू था उसको नजरअंदाज किया, एक रैशनल साइंटिफिक पॉइंट प्रेजेंट किया। सो अकॉर्डिंग टू डेविस, अकॉर्डिंग टू डेविस, ये पहली बात, अकॉर्डिंग टू डेविस, ये कॉन्सेप्ट जो लिया डार्विन से, अकॉर्डिंग टू डेविस उसको कैसे यहाँ लगाया? लैंडफॉर्म चेंज एंड एंड फॉर्म्स स्लोली ओवर टाइम, लैंडफॉर्म चेंज होते हैं और बनते हैं आराम आराम से, स्लोली स्लोली ओवर टाइम। लैंडफॉर्म्स इवॉल्व, लैंडफॉर्म इवॉल्व होते हैं, लैंडफॉर्म गो थ्रू स्टेजेस बाय स्टेजेस, go through stages by stages, step by step, step by step, मतलब पहले एक होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, ये एक स्टेज बाय स्टेज चलेगा मैटर। लैंडफॉर्म ऐसे इवॉल्व होंगे, इतना लिख लेना तो बताना। सो लैंडफॉर्म चेंज, फॉर्म स्लोली ओवर टाइम, लैंडफॉर्म इवॉल्व, दे गो थ्रू स्टेज बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ये पहला आइडिया, ये बताओ आप लोग को सबको समझ में आया कि नहीं? डेविस का डार्विन से क्या इन्होंने लिया? ठीक है यहां तक, अभी तक कुछ दिमाग में चीजें आ रही है ना? एक आप लोग कॉमन सेंस लगा पा रहे हो क्या रहा है यहाँ पे? फील कर पा रहे हो कैसे डेवलप हो रही है इनकी थ्योरी, कैसे आइडिया इन्होंने बोरो किया, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये, जो अभी तक नहीं हो रहा था। अब एक कॉन्सेप्ट आप लोग डार्विन का जो इन्होंने बोरो किया वो समझ में आ गया, दूसरा है जेम्स हटन का, उसको अब दिखाते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है सेकंड, सेकंड डेविस, डेविस was also influenced by जेम्स हटन, जेम्स हटन, जेम्स हटन, जेम्स हटन। इन्होंने यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। बहुत ही जबरदस्त बात, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट। दीपा अब कैसे याद होगी? सब याद हो जाएगी।
हम आपको ऑलरेडी बहुत फिल्टर करके पढ़ा रहे हैं। तो जब आप क्वेश्चन देखोगे, जब आप रिवीजन करोगे अपने नोट्स का, तो आ जाएंगी धीरे धीरे चीजें। नया है अभी आप सबके लिए, तो थोड़ा माइंड आपका रेजिस्ट करता है। नया है, रेजिस्ट करता है माइंड। हो जाएगा चीजें। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। अब मैं आपको थोड़ा ये समझाने जा रहा हूं। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। दोस्तों, हम लोग क्यों बोलते हैं कि आज के टाइम में राजस्थान राजस्थान में पानी था, मतलब हम लोग कहते हैं कि एक टाइम पे राजस्थान में पानी था। हम लोग क्यों बोलते हैं? आज तो नहीं दिख रहा है। आज तो हम लोग को नहीं दिख रहा है। कैसे बोलते हैं? टाइम पे राजस्थान में पानी रहा था, कैसे बोलते हैं? क्योंकि वहां हमें क्रोकोडाइल के फॉसिल्स मिले, वहां हमें फिश के फॉसिल्स मिले। आज के टाइम पे हमें ये मिला है, जिसके कारण हम पास्ट को समझा पा रहे वहां के। समझे आप लोग? प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। आज के टाइम पे हमें ये वहां पे मिला है, और इससे हमने क्या लगाया है अंदाजा? फिश पानी में रहती है, क्रोकोडाइल पानी में रहता है। तो इससे हम लोग पास्ट की हिस्ट्री समझा पा रहे हैं आज के टाइम पे ये देख के। किसी को आप देखो और उसके माथे पे स्कार हो। स्कार स्कार समझते हो? घाव, लंबा वाला घाव हो। आज के टाइम पे आपने ये देखा तो आपको एक चीज समझ में आती है कि उसको कहीं ना कहीं चोट लगी है, कटा है। आप तो नहीं देख रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका पास्ट तो आप नहीं जानते थे, लेकिन आपने क्या किया? आज के टाइम पे एक चीज देखी और पास्ट का इंटरप्रिटेशन कर लिया। पास्ट का इंटरप्रिटेशन कर लिया। ऐसे ही आप कहीं पे वैली देख रहे हो या गॉर्ज देख रहे हो, आज के टाइम पे देख रहे हो, तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि वहां पे हो सकता है रिवर गई हो। वहां पे हो सकता है रिवर गई हो, क्योंकि आज के टाइम पे जहां रिवर जा रही है वहां पे भी ऐसे ही आकृति बन रही है। भले आज के टाइम पे ये रिवर नहीं है, समझो अब यही बात। आज के टाइम पे ये रिवर यहाँ नहीं है, लेकिन दूसरी जगह जहां रिवर है वो भी वैसे ही बना रही है। तो आपने एक अंदाजा लगा लिया कि मिलियंस ऑफ ईयर पहले यहां पे भी रिवर होगी ही होगी। फिर आप ऐसी चीजें देख रहे हो आज के टाइम पे जो ग्लेशियर बनाते हैं। ग्लेशियर बनाते हैं, वो आप ऐसी जगह पे देख रहे हो जहां ग्लेशियर का नामो निशान नहीं है, वो भी आप वहां पे ऐसी चीजें देख रहे हो। तो आपने एक अंदाजा लगा लिया यहाँ पे हूबहू ऐसे ही मिलता जुलता है। इसका मतलब कि पास्ट में यहाँ पे ग्लेशियर था। ये है प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट का कॉन्सेप्ट। यही चीज है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। साइक्लिक नेचर ऑफ अर्थ हिस्ट्री। जेम्स हटन ने इसको प्रोपाउंड किया था इस चीज को। ये स्कूल ऑफ थॉट है, इसको बोला जाता है एज ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। तो जो मैंने यहाँ आप लोग को पढ़ाया था थियोक्रेटिक व्यू कि एक झटके में दुनिया बन गई, ये है, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है इसको है एज ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। एक झटके में एट द ब्लिंक ऑफ एन आई सब कुछ हो गया, एज ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। और इनका मानना है अर्थ की एज पता है कितनी है? ये स्कूल ऑफ थॉट का मानना है अर्थ की एज जस्ट 1000 ईयर्स है। जस्ट 1000 ईयर्स है। ये लोग ये मानते हैं क्विक एंड सडन ओरिजिन ऑफ अर्थ। क्विक एंड सडन ओरिजिन ऑफ अर्थ, एज ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। सेकेंड वाले पॉइंट के नीचे अब लिख लो।
सेकेंड वाले पॉइंट के लिखिए, द प्रोसेसेस दैट ऑपरेटेड टुडे were also the were also the processes that operated earlier, and with the same consequences, and with the same consequences, though the intensity may vary, though the intensity may vary. मतलब समझ में आ रहा है? The processes that operated today were also the processes that operated earlier and with the same consequences, though the intensity may vary. वही जो मैंने आपको सब चीजें समझाई, माउंटेन आज के टाइम पे अगर है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ फोल्डिंग वगैरह हुई होगी. This idea became the basis of all historical studies. David's objective David's Davis, sorry, David कहाँ लिख दिया? Davis objective was to reconstruct the geological history and past of landscape, and therefore केवल वही है ना, डेविस का काम केवल साइकिल ऑफ इरोजन और डिपोजिशन ही समझाना नहीं था. इनका एक बड़ा काम था, इनका ऑब्जेक्टिव था कि पूरी जियोलॉजिकल हिस्ट्री हम समझा पाए, इस लैंडस्केप का पूरा पास्ट, उसकी हिस्ट्री समझा पाए. एंड देयरफॉर ही यूज्ड द आइडियाज ऑफ हटन एंड डार्विन. So based on these ideas, Davis gave the concept of geomorphic cycle, also known as cycle of erosion. तो बस एक टेबल बना के मैं लेक्चर को विराम दूंगा. तो साइकिल, अब ये पहली बार ऐसा हुआ है, साइकिल शब्द का इस्तेमाल हुआ है. तो साइकिल में समझिए क्या आइडिया, किसका काम कर रहा है यहाँ पे. टाइम इज इंपॉर्टेंट, जो अभी तक फैक्टर में नहीं ले रहे थे. इवेंट्स हैपेंड स्टेप बाय स्टेप, things happen gradually, and evolution. ये किससे लिया इन्होंने सारी चीजें? डार्विन. इस साइकिल में इन्होंने ये सब चीजें ली. फिर रिपीटिशन एंड नो बिगनिंग
एंड नो एंड, मतलब जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चल रही है, राइट। एक इवेंट हुआ, दूसरा इवेंट हुआ, तीसरा इवेंट हुआ, फिर ये चीजें फिर रिपीट होंगी, रिपीट होती रहेंगी। फ्यूचर इवेंट में भी जो हो रहा है वो सब पहले ही हो चुका है, ये साइकिल एक बार पहले ही से हो चुकी, तो कोई भी बिगिनिंग कोई भी एंड है ही नहीं। नो बिगिनिंग एंड नो एंड, ये कॉन्सेप्ट किसका है? हट्टन का, हट्टन का। तो ये है आपकी साइकिल, यही है आपकी स्टेज बेस्ड एंड टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस। स्टेज बेस्ड स्टेजेस है, तो अभी तक किसी ने ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया था, टाइम डिपेंडेंट स्टेज बेस्ड प्रोसेस। डेविस का। हो जाए तो बताना। कल हम अब आप लोगों को इसके कोर पे ले जाएंगे और समझा देंगे थ्योरी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यही मेन कॉन्सेप्ट था सर, मेन कॉन्सेप्ट यही था। ठीक है, किसी का कुछ जो छूटा हो उधर नोट्स वोट्स जो है बात कर लेना ग्रुप पे, कोई भी अगर छूटा हो दिक्कत हो। अभी आपको कोई रेफरेंस नहीं पढ़ना है, पहले हम थ्योरी पढ़ा देंगे, उसके बाद आप देखना जितना हम बताएंगे। ठीक है, जितना पढ़ा है उसको याद करने की कोशिश करिएगा। बाद में मिलते हैं आपसे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।